Hello student, today I am going to teach you History Chapter 3, the company's civil administration and revenue policy. Today's topic is policy of land revenue, यानी कि भूमि कर नीति अंग्रेज़ों के टाइम में कैसी थी। तो 1765 में कंपनी जो थी वो दीवान बन गई। दीवान यानी कि रिवेन्यू कलेक्टर। इंडिया के कुछ भागों में वो अब टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। इसके बाद कंपनी के जो भ्रष्ट जो सर्वेंट थे तो वो लैंड रिवेन्यू के रूप में बहुत ही ज़्यादा जो है ज़्यादा अमाउंट में ह्यूज अमाउंट में वो कलेक्ट करने लगे बेचारे गरीब किसानों से। और वो अधिकतर इस टैक्स का यानी कि इस रिवेन्यू का जो अधिकतर जो मनी था वो अपने पॉकेट में रखते थे और बहुत ही कम कंपनी को देते थे। तो इस मेथड से किसानों के जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था यानी कि खेती से उपज की जो मात्रा थी वो भी कम होने लगी। तो रेगुलर टैक्स कलेक्ट करने के लिए कंपनी ने ये फेल्ड किया कि एग्रीकल्चर को रीस्टोर किया जाए और यानी कि खेती को फिर से उसमें सुधार किया जाए और ताकि अच्छी उपज हो। तो इसलिए उसने डिसाइड किया सेटल या फिर फिक्स करने के लिए कि जो रिवेन्यू का जो अमाउंट होगा उसको वो फिक्स कर देगी और फिक्स अमाउंट में रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा और जिसको कि पीजेंट जो हैं किसान जो हैं वो पे करेंगे। तो कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस पर्पस से। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, ऐसे तीन लैंड रिवेन्यू की 3 नीतियाँ बनाई। एक तो परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है रैयतवाड़ी सेटलमेंट और तीसरा महलवाड़ी सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था बंगाल में। सबसे पहले तो ये बंगाल में, उसके बाद फिर उसे बढ़ा करके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्दर्न मद्रास और बनारस में भी कर दिया गया। यानी कि इन सब जगहों में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट का हिंदी होता है स्थायी बंदोबस्त। ये एक भूकर नीति थी। तो इसमें जो लैंड रिवेन्यू था यानी कि जो भी भूमि पे जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में और परमानेंटली वही अमाउंट में लिया जाता था। और ज़मीन जैसी होती थी, ज़मीनों में जैसी उपज होती थी तो उस हिसाब से ये जो लैंड रिवेन्यू था ये फिक्स था और ये ट्रेडिशनल ज़मींदार के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। और जब रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था तो 89% जो था वो स्टेट को दिया जाता था और 11% ज़मींदार को दिया जाता था। तो स्टेट का जो भाग था रिवेन्यू का वो फिक्स था और परमानेंट था। तो कॉर्नवालिस ने ये एक्सेप्ट किया कि ज़मींदार जो हैं वो एग्रीकल्चर कंडीशन को इम्प्रूव करे ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें। हालांकि ज़मींदारों ने कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया और इसके कारण जो पीजेंट्स यानी किसान जो थे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। तो इफ़ेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, इस सेटलमेंट का क्या प्रभाव पड़ा? तो न्यू लैंड लॉर्ड्स यानी कि नए ज़मीन मालिक। तो प्री ब्रिटिश इंडिया में ज़मींदार का जो था कोई भी ऑनरशिप राइट नहीं था लैंड के ऊपर, यानी वो लैंड जो होता था वो किसानों का होता था। और परमानेंट सेटलमेंट जो था वो हेरिडेटरी लैंड ऑनर्स, परमानेंट सेटलमेंट ने उन्हें हेरिडेटरी यानी कि आनुवांशिक लैंड ऑनर बना दिया, यानी कि आनुवांशिक ज़मीन का मालिक बना दिया। और वो जो थे उनको
लैंड को बेचने का अधिकार था, उधार पे देने का अधिकार था या उधार पे लेने का अधिकार था। तो हाई रिवेन्यू डिमांड को पूरा करने के लिए जब ब्रिटिश का डिमांड जब हुआ कि उन्हें हाई रिवेन्यू चाहिए, बहुत ज़्यादा टैक्स चाहिए, तो कई ज़मींदारों ने मनी लेंडर से उधार ले लिया। और यानी कि जो उधार देने वाले, जो पैसे वाले जो होते थे, तो वो उधार देते थे ज़मींदारों को। लेकिन यदि ज़मींदार इसको दोबारा चुकाने में असमर्थ हो जाते थे, नहीं चुका पाते थे, तो वो जो लैंड होता था तो वो मनी लैंडर्स को मिल जाता था और अब वो नए ज़मींदार बन जाते थे। तो जो नए जो ज़मींदार थे तो वो नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते थे, यानी कि और वो सिटीज़ में रहते थे। वो खेती करने का उनको कोई तरीका मालूम नहीं था और वो शहरों में रहा करते थे। वो अपने लैंड को किराए पे लगाते थे, किराए पे हाई रेट्स पे, मतलब कि उसके बदले में वो रेंट लेते थे, हाई रेंट लेते थे। और ये जो टीनेंट थे वो टीनेंट्स को देते थे रेंट पे। और उसके बाद ये जो टीनेंट थे ये फिर से उस ज़मीन को सब लीज पे दे देते थे, यानी कि फिर से उस ज़मीन को किराए पे दे देते थे। तो पहले जो थे ज़मींदार, उसके बाद ये नए ज़मींदार, उसके बाद नए ज़मींदार देते थे टीनेंट्स को और टीनेंट्स देते थे छोटे टीनेंट को। तो इस तरह से टीनेंट्स का एक तरह से किराए का एक चेन बन गया ज़मींदार और जो लास्ट टीनेंट के बीच में। तो जो लास्ट टीनेंट होता था वो एक्चुअल कल्टीवेटर होता था, वास्तविक वो खेती करने वाला होता था। और ये जो सारे जो रेंट थे, जैसे ज़मींदार लेगा टीनेंट से रेंट, वो टीनेंट देगा, उसके बाद जो लास्ट टीनेंट है उससे रेंट लेगा। तो इस तरह से जो सारा जो बर्डन होता था रेंट का वो लास्ट टीनेंट पे आ जाता था। लास्ट जो किराए पे जो ज़मीन लेता था उस पे आ जाता था, जो कि एक्चुअल कल्टीवेटर होता था, खेती करने वाला होता था। तो सारे रेंट का बोझ उस बेचारे अकेले को सहना पड़ता था। तो इस वजह से पीजेंट की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और पीजेंट्स जो थे, जो कि पहले लैंड के ऑनर थे, अब वो टीनेंट बन गए थे। अब उनको ज़मींदार को रेंट पे करना पड़ता था। ज़मींदार का जो ड्यूज होता था, मतलब कि ज़मींदार जो था वो गवर्नमेंट को एक फ़िक्स्ड रेंट देता था, यानी कि फ़िक्स्ड रिवेन्यू देता था, फ़िक्स्ड टैक्स देता था। और ज़मींदार यहाँ पे सरकार को फ़िक्स्ड टैक्स दे रहा है, उसमें कोई न बढ़ता था न घटता था वो टैक्स। लेकिन ज़मींदार जो है वो टीनेंट से वो अपना जो रेंट होता था, मतलब कि टीनेंट को जब किराए पर देता था तो वो हमेशा बढ़ाते जाता था, यानी कि उसको रेंट पे, वो ज़मीनों को रेंट पे देने के बदले और भी ज़्यादा पैसे वो हर बार बढ़ा देता था। तो ये जो रिजिड कलेक्शन जो था रेंट का, बिना किसी कंसेशन के, कोई भी उनको छूट नहीं मिलता था, बिना किसी छूट के ये जो रेंट का जो कलेक्शन था, तो इसके कारण किसानों को लोन लेना पड़ा मनी लेंडर से, जो कि कभी कभी ज़मींदार खुद भी थे। तो इसके कारण पीजेंट्स को अपने लैंड से भी हाथ धोना पड़ा और फिर से उनको रेंट पे करना पड़ा, फिर से लोन को रीपे करना पड़ा। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पीजेंट जो था वो कर्जदार हो गया और ज़मीन रहित, उसके पास से ज़मीन भी चला गया और वो कर्ज में भी डूब गया। तो ये स्थिति थी परमानेंट सेटलमेंट के दौरान। तो एग्रीकल्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसका, तो न तो इस टाइम ब्रिटिश ने, न ही ज़मींदार ने कोई भी मेजर किया कल्टीवेशन के मेथड को इम्प्रूव करने के लिए। और इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि ज़मीनें जो हैं वो, मतलब कि ज़मीनों का जो कंडीशन था
वो ख़राब होने लगा। एग्रीकल्चर कंडीशन भी यानी कि उपज भी अब बहुत ही कम होने लगा। और जब मानसून फेलियर हो गया तो इसके कारण तो सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गया। और अकाल भी इसके कारण कई सारे अकाल भी पड़े। तो कई जो किसान थे उन्होंने अपने लैंड को बेच दिया, अपनी ज़मीनों को बेच दिया और वो दूसरे क्षेत्रों में चले गए। ये तो था परमानेंट सेटलमेंट। अब है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो ये जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट है तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो ने इस रैयतवाड़ी सिस्टम को डेवलप किया था। तो ये जो था डायरेक्टली रैयत से जो है रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था इसमें, यानी कि डायरेक्टली जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो खेती करने वाले होते थे, उनसे डायरेक्ट रूप में रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो एंग्लो मैसूर वार के दौरान रीड ने एक्सपेरिमेंट किया इस सिस्टम के साथ और ये साउथ इंडिया में भी उसने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट मैसूर और कर्नाटक में जो है इंट्रोड्यूस करवाया और बाद में इसे बॉम्बे और मद्रास के कुछ पार्ट्स में भी एक्सटेंड किया, वहाँ भी इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट को लागू किया। थर्ड है महलवाड़ी सेटलमेंट। तो इन 1820 में ब्रिटिश ऑफिशियल यानी ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, तो हॉल्ट मैकेंजी ने एक डिटेल सर्वे किया, लैंड का सर्वे किया बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ पार्ट में, और उस पार्ट को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बोला जाता था। तो उस पार्ट को उसने सर्वे करवाया, हॉल्ट मैकेंजी ने सर्वे करवाया। और जो एरिया था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और गंगा यमुना दोआब, तो इन सब का भी उसने इन सब के भी लैंड का सर्वे करवाया। तो 1830s में ये जो रीजन था महलवाड़ी सेटलमेंट के अंडर में था, जो कि मैकेंजी के सजेशन पे बेस्ड था, हॉल्ट मैकेंजी के सजेशन पे बेस्ड था ये महलवाड़ी सेटलमेंट। तो ये जो सेटलमेंट था ये पीजेंट के अधिकारों की रक्षा करता था, यानी कि जो पीजेंट का जो अपने किसानों का जो अपने ज़मीनों के ऊपर जो ऑनरशिप था, जो मालिकाना हक था, तो उसको प्रोटेक्ट करता था। और वो इससे सभी प्रोटेक्ट करता था कि उन्हें जो है दबाया न जाए, दमन न किया जाए। जो रिवेन्यू जो है, जो ट्रेडिशनल जो रिवेन्यू कलेक्टर है, तो वो यानी कि ज़मींदार, तो ज़मींदारों के द्वारा जो ऑपरेशन यानी कि जो भी दमनात्मक कार्रवाई होती है, तो उस कार्रवाई से उन्हें बचाया जा सके और एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो। तो जो लैंड रिवेन्यू था इस सिस्टम के अंडर में, तो इसका हेड जो होता था वो महल होता था। महल कौन होता था? तो ये विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज होता था, जो कि मतलब एक तरह से ये गांव या फिर गांवों का एक ग्रुप होता था, जो कि लैंड रिवेन्यू एक सिंगल यूनिट में यानी कि सब मिल करके जो है लैंड रिवेन्यू वो पे करते थे। तो इफ़ेक्ट ऑफ द रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सेटलमेंट का क्या प्रभाव हुआ? तो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सेटलमेंट जो था उसका भी परमानेंट सेटलमेंट के जैसा ही इफ़ेक्ट हुआ। और रिवेन्यू रेट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे और कलेक्शन तो जो था वो रिजिड था। कलेक्शन किसी भी हाल में उनको जो है कलेक्शन करना ही होता था और पीजेंट्स को जो रिवेन्यू है वो चुकाना ही पड़ता था और इन्हें कोई छूट भी नहीं दी जाती थी। तो इनडेप्टनेस और लैंडलेसनेस के कारण, यानी कि एक तो पीजेंट्स जो थे वो वैसे पीजेंट्स
जिनके पास ज़मीन न हो, यानी जिनको ज़मीन से हाथ धोना पड़ा और कर्ज में डूबे हुए थे, ऐसे किसानों की संख्या बढ़ गई और लैंड जो था उनके हाथ से भी चला गया और वैसे लोगों के हाथों में चला गया जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे।